Hello students, I am Himanshu Khare and I am going to present you the first chapter of chemistry of class 10th in our online study initiative. Our first chapter is chemical reactions and equations. So let me first start with the definition of chemical reaction. As you can see on the screen that केमिकल व्हाट इज़ केमिकल रिएक्शन। अगर हम बात करें कि केमिकल रिएक्शन क्या होती है तो केमिकल रिएक्शन इज़ द रिएक्शन इन विच न्यू सबस्टेंस विथ सम न्यू प्रॉपर्टीज आर फॉर्म्ड फ्रॉम वन और मोर सबस्टेंस। मतलब एक या एक से ज़्यादा सबस्टेंस का हम यूज़ करके किसी दूसरे नए सबस्टेंस को प्रोड्यूस करना, इसी प्रोसेस को हम बोलते हैं केमिकल रिएक्शन। और जो नया सबस्टेंस जो प्रोड्यूस होगा इसकी बिल्कुल ही प्रॉपर्टीज जो होंगी वो पुराने सबस्टेंस से बिल्कुल न्यू होंगी। ओके, तो ये जो अब केमिकल रिएक्शंस के अगर हम एग्जांपल्स की बात करें तो आप नीचे देख सकते हैं डाइजेशन ऑफ फूड हो गया, रेस्पिरेशन हो गया, फोटोसिंथेसिस प्रोसेस हो गई, रस्टिंग ऑफ आयरन है या फिर फॉर्मेशन ऑफ कर्ड। दीज आर द एग्जाम्पल्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस। ये आपने पहले भी पढ़ रखे होंगे। तो अगर मैं इनमें से एक प्रोसेस फोटोसिंथेसिस की ही बात करूं तो आपको पता है कि प्लांट जो अपना फूड बनाते हैं वो कौन सी प्रोसेस से बनाते हैं, फोटोसिंथेसिस प्रोसेस से। किसका यूज़ कर करके बनाते हैं वो यूज़ करते हैं कार्बन डाइऑक्साइड जो गैस एनवायरनमेंट में प्रेजेंट रहती है, प्लस वाटर इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट एंड क्लोरोफिल, दे फॉर्म द फूड। ओके, तो ये जो प्रोसेस है ये भी एक कौन सी प्रोसेस है, केमिकल प्रोसेस। वो किस रिएक्शंस के थ्रू बनाते हैं, ये जो रिएक्शन कहलाती है ये कहलाती है केमिकल रिएक्शन। अब हम बात करें कि केमिकल रिएक्शन होती कैसे है और कौन कौन से सब्सटेंस होते हैं, क्या क्या इनको हम बोलते हैं, तो इनको भी हम एक बार देख लेते हैं कि जो भी सबस्टेंस होते हैं जो कहीं ना कहीं केमिकल रिएक्शन में पार्टिसिपेट करते हैं उनको हम बोलते हैं रिएक्टेंट्स। और इनके मिलने से या फिर इनके डिकम्पोज होने से जो नया सबस्टेंस प्रोड्यूस होता है उसको हम बोलते हैं प्रोडक्ट। तो अगर हम उनकी एक बार डेफिनेशन लिखना चाहें या फिर लिखना चाहें तो हम बोल सकते हैं द सबस्टेंस विच टेक्स पार्ट इन केमिकल रिएक्शन इज आर कॉल्ड रिएक्टेंट्स वाइल द सबस्टेंस विच आर फॉर्म्ड आफ्टर केमिकल रिएक्शंस आर कॉल्ड प्रोडक्ट। आप नीचे दिए हुए एग्जाम्पल में भी देख सकते हैं कि मैग्नीशियम की जब रिएक्शन ऑक्सीजन के साथ होती है तो एक मैग्नीशियम ऑक्साइड बनता है। तो मैग्नीशियम और ऑक्सीजन ये कहीं ना कहीं रिएक्शन में पार्टिसिपेट कर रहे हैं, इसीलिए हम इनको बोलते हैं रिएक्टेंट्स। और जो मैग्नीशियम ऑक्साइड है जो ये नया सबस्टेंस बना है इसको हम बोलते हैं प्रोडक्ट। ओके, आई होप कि आपको समझ आ रहा होगा कि रिएक्टेंट्स क्या होते हैं और प्रोडक्ट क्या होते हैं। मैं आपको फिर से बता दूं कि ये जो प्रोडक्ट होता है ये बिल्कुल इसकी मैग्नीशियम ऑक्साइड की जो प्रॉपर्टीज़ होंगी वो मैग्नीशियम और ऑक्सीजन से बिल्कुल कंप्लीटली डिफरेंट होंगी। इसीलिए हम ये बोलते हैं, हमने ऊपर डेफिनेशन में भी पढ़ा था कि केमिकल रिएक्शन होती है कि जिसमें नया सबस्टेंस बनता है। तो इस रिएक्शन में कौन सा नया सबस्टेंस बना, मैग्नीशियम ऑक्साइड। तो मैग्नीशियम ऑक्साइड हो गया प्रोडक्ट और जबकि मैग्नीशियम और ऑक्सीजन कहलाएंगे हमारे रिएक्टेंट्स। ओके, हम फिर से आगे बढ़ते हैं। अब हम देखते हैं कि इन केमिकल रिएक्शंस को हम रिप्रेजेंट कैसे करते हैं। ओके, बहुत बड़ा क्वेश्चन आता है कि हमने केमिकल रिएक्शंस तो पढ़ लिए हैं लेकिन अगर हम ये देखें कि इनको हम रिप्रेजेंट कैसे करेंगे तो इनके दो तरीके होते हैं जिनसे केमिकल रिएक्शन को हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं। पहला तरीका होता है, अच्छा रिप्रेजेंट करने का तरीका एक वर्ड इक्वेशंस में हम इसको रिप्रेजेंट करते हैं। तो दो तरीके हो गए, कौन कौन से, पहले हो गया वर्ड इक्वेशन और दूसरा हो गया केमिकल इक्वेशन। आप देख पा रहे होंगे कि व्हेन केमिकल रिएक्शन इज एक्सप्रेस्ड इन वर्ड्स, जैसे हमने मान लिया कि जिंक की रिएक्शन अगर हम सल्फ्यूरिक एसिड के साथ कराएं तो बनता है जिंक सल्फेट प्लस हाइड्रोजन गैस। ओके, हमने इसको पूरा वर्ड के फॉर्म में लिख लिया तो इसको हम बोलेंगे वर्ड इक्वेशन। अगर हमें इनको ही सिंबॉलिक फॉर्म में रिप्रेजेंट कर दें, कैसे सिंबॉलिक फॉर्म में, कैसे कि Zn, जिंक को हमने लिख दिया Zn और सल्फ्यूरिक एसिड को हमने लिख दिया H2SO4। आप यहाँ देख पा रहे होंगे कि H के सामने एक कैपिटल 2 है, एक्चुअली ये कैपिटल 2 ना होके बेस में लगता है H। अगर हम इसको लिखना चाहें तो इस तरह से लिख भी सकते हैं, इस तरह से। ये हमेशा कहाँ पे लगता है, बेस में लगता है। ये ओ जो भी नंबर्स होते हैं वो हमेशा कहाँ आते हैं, बेस में।
तो क्या हो गया, जिंक प्लस H2SO4 क्या बन गया, ZnSO4 प्लस हाइड्रोजन गैस। तो इस तरह का ये जो रिप्रेजेंटेशन होता है जिसमें हम सिंबल्स के फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं, इस इक्वेशन को हम बोलते हैं केमिकल इक्वेशन। और हमेशा ही ये जो इक्वेशन होती है, केमिकल रिएक्शन होती है, हमेशा केमिकल इक्वेशन के फॉर्म में लिखी जाती है। ओके, ये पहले जब कहीं ना कहीं आप कह सकते हैं ये जब सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन नहीं होगा तब ये कहीं ना कहीं वर्ड इक्वेशन को लिखा जाता है, या फिर बेसिक तौर पे हम जो लिखते थे पहले वो वर्ड इक्वेशन में थी, लेकिन अब जो मेनली जो लिखी जाती है इक्वेशन वो हम लिखते हैं केमिकल इक्वेशंस के फॉर्म में। ओके, अगर हम बात करें कि केमिकल इक्वेशंस कितने टाइप की होती हैं, ये भी 2 टाइप की होती हैं। पहला कौन सा टाइप है, पहला टाइप है अनबैलेंस्ड रिएक्शन और दूसरा है बैलेंस्ड रिएक्शन। अब हम पहली बात करते हैं कि अनबैलेंस्ड रिएक्शन क्या होती है। आप जैसा डेफिनेशन अगर हम देखें कि अनबैलेंस्ड रिएक्शन की डेफिनेशन क्या होती है, तो व्हेन द नंबर ऑफ एलिमेंट्स एट द रिएक्टेंट साइड इज नॉट इक्वल टू द नंबर ऑफ एलिमेंट्स एट द प्रोडक्ट साइड देन द रिएक्शन इज सेड टू बी अनबैलेंस्ड। आपने देखा होगा कि जैसा कि आप नीचे देख पा रहे हैं रिएक्शन में HNO3 प्लस CaOH का होल ट्वाइस मिलके क्या बनाता है, CaNO3 का होल ट्वाइस प्लस H2O। अगर आप यहाँ देख पा रहे होंगे तो लेफ्ट साइड में हाइड्रोजन के नंबर्स हैं, यहाँ पे है लेफ्ट साइड में 1, जबकि राइट साइड में हाइड्रोजन के नंबर हैं 2। ये कहीं ना कहीं अनबैलेंस्ड है। यहाँ एक हाइड्रोजन था, हाइड्रोजन का एक एटम था, और दूसरी साइड हमने देखा कि हाइड्रोजन के 2 एटम प्रोड्यूस हुए। ओके, तो इस टाइप की रिएक्शन जिसमें कहीं ना कहीं आप ये कह सकते हैं कि एलिमेंट्स के नंबर रिएक्टेंट साइड में और प्रोडक्ट साइड में इक्वल नहीं होते हैं, हम ऐसी रिएक्शन को हम बोलते हैं अनबैलेंस्ड रिएक्शन। और अगर यही नंबर्स इक्वल हो जाते हैं दोनों साइड, हर एक एलिमेंट्स के नंबर दोनों साइड इक्वल हो जाते हैं, तो हम ऐसी रिएक्शंस को बोलते हैं बैलेंस्ड इक्वेशन। कौन सी रिएक्शन बोलते हैं हम, बैलेंस्ड केमिकल रिएक्शन। आप डेफिनेशन भी देख सकते हैं, द रिएक्शन इज सेड टू बी बैलेंस्ड इफ द नंबर ऑफ एलिमेंट्स एट द रिएक्टेंट साइड इज इक्वल टू द नंबर ऑफ एलिमेंट्स एट द प्रोडक्ट साइड। आप इस रिएक्शन में देखेंगे कि ये जो मैं इसका अलग से ये बैलेंसिंग कैसे की जाती है, इसके लिए हम एक अलग से वीडियो बना के आपको बता देंगे कि इसको बैलेंसिंग कैसे किया जा सकता है। बस आप यहाँ पे बेसिक तौर पे ये समझने की कोशिश करें कि दोनों साइड अगर किसी भी एलिमेंट्स के नंबर का एलिमेंट्स के जो नंबर हैं वो इक्वल हो जाते हैं, तो हम ऐसी रिएक्शंस को हम बोलते हैं बैलेंस्ड इक्वेशन, बैलेंस्ड केमिकल रिएक्शंस। ओके, तो आप इसमें देख सकते हैं जैसे हाइड्रोजन लेफ्ट साइड देखेंगे तो उसके आगे आप ये देखेंगे कि अगर रिएक्शंस के आगे कोफिशिएंट लगा हुआ है, HNO3 के आगे 2 लगा हुआ है, इट मीन्स कि हाइड्रोजन के कितने एटम हो गए, 2, नाइट्रोजन के कितने एटम हो गए, 2, और ऑक्सीजन के कितने एटम हो गए, 6। सिर्फ HNO3 में बहुत बात कर रहा हूँ मैं। ओके, दूसरी साइड अगर हम देखें हाइड्रोजन के कितने हो गए हैं, 4। अगर आप ये देखें कि HNO3 में हाइड्रोजन के यहाँ पे कितने हैं, 2। ओके, और जबकि कैल्शियम हाइड्रोक्साइड में भी हाइड्रोजन के कितने हैं, 2। अगर हम दोनों को जोड़ दें तो लेफ्ट साइड कितने हो जाते हैं, 4, और राइट हैंड साइड में हम देखेंगे 2H2, दैट मीन्स हाइड्रोजन के कितने हैं, 4। दैट मीन्स लेफ्ट हैंड साइड में हाइड्रोजन का जो एटम्स है वो किसके इक्वल हो गए, राइट हैंड साइड के हाइड्रोजन एटम्स के इक्वल हो गए। तो इस तरह की जो केमिकल रिएक्शन होती है जिसमें सारे नंबर्स एटम के किसी भी एलिमेंट्स के जो भी नंबर होते हैं लेफ्ट हैंड साइड हमें इक्वल हो जाए राइट हैंड साइड के, तो ऐसे रिएक्शन को हम बोलते हैं बैलेंस्ड केमिकल रिएक्शन। बैलेंस्ड। ओके, बैलेंस द फॉलोइंग रिएक्शंस। कुछ रिएक्शंस यहाँ पे दी हुई हैं, आप चाहें तो अपने से ट्राई कर सकते हैं इनको बैलेंस करना। ओके, नाउ वी आर मूविंग टू आवर नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज़ द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस। जब भी केमिकल रिएक्शंस होंगी तो कुछ ना कुछ उनमें चेंजेस आएंगे, कुछ ना कुछ जो चेंजेस आते हैं उन्हीं चेंजेस को हम उनको कैरेक्टरिस्टिक्स के रूप में उनको हम डिफाइन करते हैं। तो वो चेंजेस कौन कौन से हो सकते हैं, चेंज इन टेम्परेचर, चेंज इन कलर, चेंज इन स्टेट, एवोल्यूशन ऑफ गैस एंड द फॉर्मेशन ऑफ पीपीटी। दीज आर द 5
पॉइंट्स, या फिर हम ये कह सकते हैं कि ये वो 5 चेंजेस हैं, कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, जो कहीं ना कहीं हर एक केमिकल रिएक्शंस में होते हैं। ओके, अब हम फर्स्ट स्टडी कर रहे हैं चेंज इन टेम्परेचर। क्या होता है चेंज इन टेम्परेचर? जब भी अब केमिकल रिएक्शन हुई, मान लेते हैं केमिकल रिएक्शन के बाद कहीं ना कहीं उसमें हीट प्रोड्यूस हुई, तो ऐसी रिएक्शंस को हम क्या बोलेंगे? एक्सोथर्मिक रिएक्शंस। क्या बोलेंगे? एक्सोथर्मिक रिएक्शंस। अगर इसका आप एग्जांपल देखना चाहें तो नीचे एक्सप्लेन है कि जब भी मीथेन गैस की रिएक्शन ऑक्सीजन के साथ होती है तो कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस होती है, H2O वाटर प्रोड्यूस होता है, और वास्ट अमाउंट में हीट प्रोड्यूस होती है। तो ऐसी रिएक्शंस को हम क्या बोलते हैं? एक्सोथर्मिक रिएक्शंस। सिंस हीट प्रोड्यूस हुई है तो डेफिनेटली इस रिएक्शन के बाद किस में चेंज आया? टेम्परेचर में। इसीलिए हमने इसको किस में डिफाइन किया है? चेंज इन टेम्परेचर में। दूसरा क्या हुआ कि दोज रिएक्शंस इन विच हीट इज एब्जॉर्ब्ड आर कॉल्ड एंडोथर्मिक रिएक्शंस। दैट मीन्स कुछ ऐसी रिएक्शंस जिनको अकर करने के लिए, जिनको होने के लिए कुछ एनर्जी की ज़रूरत होती है, उन रिएक्शंस को हम बोलते हैं एंडोथर्मिक रिएक्शंस। और इनका एग्जाम्पल अगर आप देना चाहें तो इसका एग्जाम्पल हो सकता है हमारी फोटोसिंथेसिस प्रोसेस। जैसे सनलाइट एक हीट के फॉर्म में कहीं ना कहीं प्लांट सनलाइट को एब्जॉर्ब करते हैं, और किसके प्रेजेंस में? कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर इन द प्रेजेंस ऑफ H2O क्या प्रोड्यूस करते हैं? ग्लूकोज। ओके, तो ये रिएक्शन है जिसमें कहीं ना कहीं किसकी ज़रूरत पड़ी हमें? सनलाइट की, हीट की। तो जिन रिएक्शंस में हीट की ज़रूरत पड़ती है, एनर्जी की ज़रूरत पड़ती है, उन रिएक्शंस को हम बोलते हैं एंडोथर्मिक रिएक्शंस। और वो रिएक्शंस जिनमें हीट प्रोड्यूस होती है, एग्जिट होती है, उनको हम बोलते हैं एक्सोथर्मिक रिएक्शंस। ओके, अब हमारा दूसरा चेंज है कौन सा? चेंज इन कलर। कुछ ऐसी रिएक्शंस भी होती हैं जब भी कहीं ना कहीं केमिकल रिएक्शन होगी तो उसमें क्या होगा? उन दो कंपाउंड के मिलने से या उनके डिसोसिएट होने से उसमें कलर में चेंज आएगा। जैसे आप नीचे देख सकते हैं, मैंने एग्जाम्पल भी दिया हुआ है कि जब भी ये सिल्वर ब्रोमाइड को जब भी हम बर्न करते हैं, कहीं ना कहीं अगर हम इसको सनलाइट के बर्न ना करके अगर हम इसको सनलाइट में भी ऐसे ही रख देते हैं खुला, तो हम ये देखते हैं कि कुछ देर बाद जो सिल्वर ब्रोमाइड का जो येलो कलर था वो धीरे धीरे किस में चेंज होने लगता है? ग्रे कलर में। और कुछ देर बाद ब्रोमीन अलग हो जाती है और हमें क्या मिल जाता है? ग्रे कलर की सिल्वर। तो ये जो रिएक्शन है ये भी एक केमिकल रिएक्शन है। क्यों? क्योंकि इसमें क्या चेंज आया? चेंज इन कलर। दूसरा एग्जाम्पल क्या हो सकता है कि जब भी सिट्रिक एसिड होता है, जब वो पोटेशियम परमैंगनेट के साथ रिएक्ट करता है जो कि पर्पल कलर का होता है, और रिएक्शन करने के बाद ये पर्पल कलर पूरी तरह से क्या हो जाता है? डिसअपीयर। ओके, तो ये भी जो चेंज है कलर में, ये जो चेंज इन कलर जो अकर हो रहा है, ये भी किसका कैरेक्टरिस्टिक्स है? केमिकल रिएक्शन का। तो आप दो चीज़ें समझ चुके हैं यहाँ तक। जब भी केमिकल रिएक्शन होगी या तो टेम्परेचर में चेंज आएगा या फिर कलर में चेंज आएगा। अब हम कहीं ना कहीं तीसरे पॉइंट की तरफ मूव करते हैं, दैट इज चेंज इन स्टेट। आप जानते हैं कि मैटर की 3 स्टेट होती हैं। कौन कौन सी? सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। जब भी मैं मान लेता हूं कि आप किसी एक वैक्स को ही मान लें, ओके, वैक्स मतलब मोम मान लेते हैं। जब भी मोम को बर्न किया जाता है तो आप देखते हैं कि कुछ एक लिक्विड बनेगा, प्लस कार्बन डाइऑक्साइड के फॉर्म में उसमें से क्या निकलती जाती है? गैस। ओके, तो कहीं ना कहीं ये जो सॉलिड है उसका लिक्विड में चेंज होना और गैस में चेंज होना, ये भी किसका पार्ट है? केमिकल रिएक्शन का। ये जो चेंज होता है स्टेट में, इस स्टेट के चेंज होने को भी हम किस में काउंट करते हैं कि ये कहीं ना कहीं इससे यहाँ पे क्या हो रही होगी? केमिकल रिएक्शन। आप एक बात याद रखें कि आप हो सकता है एक चेंज के बेस पे ना कह सकें कि इसमें कहीं ना कहीं केमिकल रिएक्शन हुई या नहीं हुई। किसी भी एक रिएक्शन में एक से ज़्यादा चेंजेस भी हो सकते हैं। मान लीजिए एक रिएक्शन है जिसमें टेम्परेचर में भी चेंज आ रहा है और कलर में भी चेंज हो रहा है, और उसमें हो सकता है स्टेट में भी, उनके एलिमेंट्स की स्टेट में भी चेंजेस हो जाएं। ओके, सो हम 3 चीज़ें पढ़ चुके हैं। कौन कौन सी? चेंज इन टेम्परेचर, चेंज इन कलर एंड चेंज इन स्टेट। अब हम अपने नेक्स्ट पॉइंट की तरफ मूव करते हैं, एवोल्यूशन ऑफ गैस। जब भी केमिकल रिएक्शन होगी तो हो सकता है उसमें कौन सी गैसेस प्रोड्यूस हो। जैसे आप मान लीजिए जिंक की रिएक्शन हाइड्रोजन
सल्फेट के साथ करें, सल्फ्यूरिक एसिड के साथ करते हैं, तो आपको पता है कि जिंक सल्फेट बनता है प्लस हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस होती है। और हाइड्रोजन गैस का पता लगाने के लिए जब भी हम उसको बर्न करते हैं तो उसमें से एक पॉप साउंड क्रिएट होता है। ओके, तो ऐसी रिएक्शंस जिनमें कहीं ना कहीं गैसेस प्रोड्यूस होती हैं, हम कह सकते हैं कि वो क्या हैं, केमिकल रिएक्शंस। ओके, नेक्स्ट एंड लास्ट पॉइंट इज लास्ट पॉइंट इज फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट। प्रेसिपिटेट क्या होता है? अगर आपने देखा होगा कि चॉक पाउडर, आपने पक्का चॉक पाउडर कहीं ना कहीं देखा होगा, जब भी हम बोर्ड पे लिखते हैं तो नीचे देखते हैं कि पाउडर के फॉर्म में कोई ना कोई चीज़ नीचे गिर जाती है चॉक की, तो उस पाउडर के फॉर्म को ही हम कहीं ना कहीं, पाउडर जैसे फॉर्म को ही हम क्या बोलते हैं, प्रेसिपिटेट। जब भी कोई भी रिएक्शन हो और उसमें वैसा ही पाउडर के फॉर्म में कोई भी चीज़ प्रोड्यूस हो तो उसको हम बोलते हैं क्या, प्रेसिपिटेट। और जब भी ऐसी रिएक्शंस में ये पाउडर जैसी कोई भी चीज़ प्रोड्यूस होती है तो हम ये कह सकते हैं कि उस रिएक्शन में उस जगह कौन सी रिएक्शन हुई है, केमिकल रिएक्शन। इसका अगर हम एग्जांपल देखना चाहें तो ये देख सकते हैं कि जब भी पोटेशियम आयोडाइड जो कि सॉलिड के फॉर्म में था और हमने किसके साथ उसकी रिएक्शन कराई है, उसकी रिएक्शन कराई हमने लेड नाइट्रेट के साथ, तो हमने देखा है कि येलो कलर का प्रेसिपिटेट फॉर्म होता है, येलो कलर का प्रेसिपिटेट। आप देखेंगे जब भी ये रिएक्शन कराएंगे तो नीचे एक पाउडर के फॉर्म में कोई भी एक चीज़ जम जाएगी जो कि येलो कलर की थी, और वो कौन सी चीज़ होगी, लेड आयोडाइड। ओके, जब भी ऐसी कहीं ना कहीं प्रेसिपिटेट किसी भी रिएक्शंस में फॉर्म होते हैं तो हम ये कह सकते हैं कि यहाँ पे कौन सी रिएक्शन अकर हुई है, केमिकल रिएक्शन। तो आप एक एक से फिर से देख लें, मैं एक एक से फिर से बताता जाता हूँ। फर्स्ट होता है चेंज इन टेम्परेचर। अगर कोई भी रिएक्शन में चेंज इन टेम्परेचर में चेंज आ रहा है तो आप ये कह सकते हैं केमिकल रिएक्शन वहाँ पे अकर हुई है। अगर मान लीजिए किसी भी रिएक्शन में रिएक्शन होने के बाद किसी भी उनके प्रोडक्ट में चेंज, कलर में चेंज, उनके प्रोडक्ट में कहीं प्रोडक्ट के कलर में कहीं ना कहीं चेंज आ रहा है तो हम ये कह सकते हैं कि वहाँ पे केमिकल रिएक्शन हुई है। थर्ड बोलते हैं हम चेंज इन स्टेट। अगर उनकी फिजिकल स्टेट जैसे सॉलिड, लिक्विड, गैस, अगर उनमें कहीं ना कहीं चेंजेस आ रहा है, जैसे हमने कोई भी सॉलिड चीज़ ली थी और उसको बर्न कराया तो हमें लिक्विड प्लस गैस, मतलब दो अलग अलग स्टेट में कहीं ना कहीं हमें प्रोडक्ट मिले, तो हम ये कह सकते हैं कि वहाँ पे केमिकल रिएक्शन हुई। फोर्थ हमारा था एवोल्यूशन ऑफ गैस। अगर हमने कोई भी एक रिएक्शन कराई और उसमें कहीं ना कहीं गैस प्रोड्यूस हुई किसी भी रिएक्शन में तो हम ये कह सकते हैं कि वहाँ पे केमिकल रिएक्शन हुई होगी। और अगर हमने कहीं पे भी ऐसी केमिकल रिएक्शन हुई और उसमें कहीं ना कहीं प्रेसिपिटेट फॉर्म हुआ है तो हम ये कह सकते हैं कि वहाँ पे कौन सी रिएक्शन हुई है, केमिकल रिएक्शन। दीज वर द 5 characteristics of any chemical reaction. Okay, thank you.